हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए शुरू करते हैं आज चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट किया था। देखिए, इस चैप्टर में अगर मैं आपसे कहूं कि क्या चीज़ है जिसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, तो अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है, अगर आपका लैंग्वेज स्ट्रांग है, या यूँ कह लीजिए कि अगर आपको मैथ्स वाली इंग्लिश आती है, तो आपके लिए ये चैप्टर ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। ठीक है, करना क्या है इसमें कि अगर गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप सही सही फिगर बना लेते हैं, तो उसके बाद से इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ ट्रिगोनोमेट्रिक कैलकुलेशंस नहीं है। आपको बेसिक टी रेशियोज यूज़ करने हैं, जैसे tan sin cos। उसमें भी मैक्सिमम क्या यूज़ करना है आपको, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, बस यही यूज़ करना है। कहीं कहीं sin cos लग जाता है। 10th लेवल पे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते ही नहीं हैं। 2-3 क्वेश्चन है, जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन था जिसमें क्लाउड का रिफ्लेक्शन किसी पॉन्ड के अंदर बनता है या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर बनता है, और एक क्वेश्चन और है जहाँ पे हाइट ऑफ द टावर को tan अल्फा बीटा के टर्म्स में कोई एक्सप्रेशन गिवन है, उसको प्रूव करना है। अदरवाइज उन 2 क्वेश्चन के अलावा मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इनफैक्ट वो दोनों क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कुछ खास ज़्यादा बेसिक है नहीं, 2-3 टर्म्स हैं जिनका ख्याल रखना है हमें। जैसे सबसे पहला इसमें कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, बार बार आता है इस चैप्टर में कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो उसको समझने के लिए लाइन ऑफ साइट समझना पड़ेगा। लाइन ऑफ साइट समझ लेंगे तो उन 2 टर्म का मतलब समझेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, और वो टर्म समझ लेने के बाद इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं कि लाइन ऑफ साइट होता क्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, और देखिए ये ऑब्जेक्ट कहीं भी लाई कर सकता है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ हो, कहीं भी हो। ठीक, ऑब्जेक्ट हो सकता है ठीक इसके सर के ऊपर हो, ऑब्जेक्ट हो सकता है कि ऑब्जर्वर के बिल्कुल सर के नीचे हो। पूरे 360 डिग्री के रेंज में आप जहां दिल करे ऑब्जेक्ट को अज्यूम कर लीजिए। अब 1 बाय 1 अगर मैं कंसीडर करूं, सपोज करिए ये ऑब्जर्वर क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को देखता है, या पूरे ऑब्जेक्ट को ना देख के ऑब्जेक्ट के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को देखता है। तो मैं लाइन ऑफ साइट इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करूं कि क्या होना चाहिए, तो देखिए लाइन ऑफ साइट क्या है, अ लाइन दैट जॉइंस द आईज ऑफ द ऑब्जर्वर टू अ पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट। कि ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से इसके आईज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसी का नाम क्या है, लाइन ऑफ साइट। उस हिसाब से ये जितने भी देख रहे हैं आप, ये सारी की सारी जो लाइन्स हैं, दे आर लाइन ऑफ साइट। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और है इसमें, क्या चीज सर, वो है एंगल ऑफ, एक बार समझना है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या समझना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक बार आपको समझना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, देखिए इतना तो आपको आइडिया लग गया एंगल बोलने से कि एंगल हमेशा क्या है, 2 रेज या 2 लाइंस के इंटरसेक्ट करने से बनता है। अगर 2 लाइंस एक ही जगह से ओरिजिनेट हो, एक ही जगह से निकले, तो क्या होता है, एंगल बनता है। तो जाहिर है ये किसी 2 लाइन के बीच में बनने वाला एंगल है, यहां भी वही हाल है। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन कब बोले और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बोले, वो समझते हैं। मान लीजिए कि ये जो ऑब्जर्वर है किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और वो ऑब्जेक्ट सपोज करिए यहां पर है, और वही ऑब्जर्वर क्या करता है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को देखता है जो कहां पर है सर, मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट यहां पर है। ठीक, तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर के आईज को इस ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, तो ये लाइन क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। सेम यहां पर भी ये क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। अब एंगल है, तो एंगल 2 चीजों के बीच में मिनिमम बनेगा। सपोज करिए सर ये क्या हो गया आपका, हॉरिजॉन्टल लेवल, ये आपका क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से इस वाले फिगर के लिए ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल। अब मैं इस एंगल की बात करूं, मान लीजिए इसका नाम मैंने दे दिया θ1, तो ये कौन सा एंगल है, तो मैं बोलूंगा द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। और सपोज करिए सर मैंने इसका नाम दे दिया θ2, ये क्या है, तो इसको भी वही बोलूंगा, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट। तो फिर दोनों में फर्क क्या है, फर्क अगर आप देखें गौर से, तो इसमें क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लाई कर रहा है, बस इतना ही फर्क है। तो मैं बोलूंगा एंगल ऑफ एलिवेशन किसे बोलूंगा, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट when the object lies above the horizontal level। और इसमें क्या बोलूंगा, the angle between the horizontal line and the line of sight
व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट्स इट। इस केस में क्या कहलाएगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसमें क्या कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इतना सा है, ठीक है। आइए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं, और एक्सरसाइज में हम जाने से पहले एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल एनसीईआरटी का, देखिए आपके पास कैसा एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 क्या कहता है, ये देखते हैं। कह रहा है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। मान लेते हैं सर कि ये टावर है, उसका नाम दे दिया आपने ए बी, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है कि टावर के फुट से 15 मीटर दूर आप जाइए तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है, मान लीजिए इसका नाम है सी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। इस पॉइंट से अगर मैं टावर के टॉप को देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है सर, 60 डिग्री। आपसे बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ए बी निकालना है। तो आप लिखेंगे हियर ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, ठीक है सर, यही निकालना है आपको। तो आइए इन ट्राइंगल ए बी सी क्या देख रहे हैं आप, अगर आप इस ट्राइंगल में tan लगा दें तो tan क्या होगा सर, tan थीटा p बाई बी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया √3 इज इक्वल टू, ए बी आपको नहीं पता, बी सी आपको कितना गिवन है 15 मीटर। तो सर यहाँ से आंसर क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू 15√3 मीटर, दैट्स इट। अब देखिए कई बार क्वेश्चन में कहता है कि √3 की वैल्यू आप अज्यूम करिए, कई बार 1.7 बोलता है, कई बार 1.73 बोलता है, कई बार डेसिमल के 3 डिजिट तक 1.732 भी बोलता है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं किया गया तो आप छोड़ सकते हैं, √3 की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। बेसिक क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 2, आइए जरा देखते हैं। एग्जाम्पल 2 कहता है सर, कह रहा है एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। मान लेते हैं कि ये ए बी एक पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी हाइट गिवन है आपको कितनी, 5 मीटर। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। कह रहा है कि टॉप से 1.3 मीटर नीचे एक पॉइंट है और उस इलेक्ट्रिशियन को वहां तक रीच करने की जरूरत है, मान लीजिए वो पॉइंट है सी। आगे आपसे पूछ रहा है what should be the length of the ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। क्या मतलब हुआ, मैंने पहले ही कहा था लैंग्वेज। कह रहा है कि अगर हम लैडर को जमीन से 60 डिग्री पे इंक्लाइन करें तो उस लैडर की लेंथ क्या होनी चाहिए जो उसको उस पोजीशन तक, उस पॉइंट तक पहुंचा दे जहां पर उसको रिपेयरिंग का वर्क करना है। और लैडर को कैसे लगाना है, जमीन से 60 डिग्री पे इंक्लाइन करके, ठीक है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम डी है। आगे आपसे पूछ रहा है, एक तो ये पूछ रहा है कि बताइए लेंथ ऑफ द लैडर क्या होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आपसे सीडी निकालने को कह रहा है। दूसरा पूछ रहा है ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, पोल का फुट मतलब बी, कह रहा है इससे कितना दूर, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। चलिए, और इसमें ये भी गिवन है कि टेक √3 इज इक्वल टू 1.73। कह रहा है आपसे कि फुट के बेस से कितना दूर जाकर के लैडर का बेस या लैडर का फुट रखना चाहिए। और इस क्वेश्चन में हेल्प के लिए गिवन है सर आपको क्या चीज, टेक √3 इज इक्वल टू, अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि √3 की वैल्यू कई बार बोलेगा लेने को और कई बार नहीं भी बोलेगा, और बोलेगा भी तो 2-3 तरह से बोल सकता है, डेसिमल के 1 डिजिट तक, 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक। आइए निकालते हैं। इसमें आपको 2 चीजें निकालनी है, तो आप लिखेंगे कि हियर ए बी इज दी क्या चीज सर, हाइट ऑफ द पोल। ए बी इज हाइट ऑफ द पोल। आपको निकालना क्या क्या है सर, यहाँ पे क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है लैडर की लेंथ और ये, ठीक है। तो आपको निकालना है सर CD। CD क्या है आपका, मान लीजिए यहाँ पर लैडर है और ये चीज आपको निकालना है। और B और D क्या है, B और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लैडर। तो आपको सर ये भी निकालना है, ये 2 चीजें निकालनी है।
आइए अब देखिए दो ऑप्शन है आपके पास। सर देखिए अगर आपको P मालूम है, सपोज कर हाइपोटेन्यूज निकालना है तो P और H साइन लगा लीजिए, आपकी मर्जी। और निकालना तो देखिए ये भी है आपकी मर्जी, आप tan लगा लीजिए, P और B जो आपका दिल करे वो लगा लीजिए। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर ये 1.3 है तो यहां से यहां तक ये कितना होगा 3.7 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं इसमें क्या लगा लेता हूं tan थीटा। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल BCD, क्या देख रहे हैं आप कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, मतलब BC अपॉन, सिंपल क्वेश्चन है शुरू करने के लिए, √3 BC की वैल्यू हो गई सर आपकी 3.7 और BD आपको नहीं पता। सर यहाँ से मैं अगर आपसे पूछूं BD कितना, तो BD इज इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। क्वेश्चन में कह रहा है कि √3 की वैल्यू आपको कितनी लेनी है सर, √3 की वैल्यू लेनी है 1.73। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा सर, ये जो भी आएगा वही आपका आंसर है। किसका? डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लैडर। या क्वेश्चन के टर्म्स में बात करें तो बोलेंगे दिस इज द डिस्टेंस, है ना, फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल वेयर शी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। दूसरा क्या निकालना है सर आपको निकालना है लेंथ ऑफ द लैडर, मतलब DC। अब देखो कितने ऑप्शन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, आपको बेस भी पता चल गया है, आप चाहे BH कर लीजिए, कॉस कर लो, फिर सेक कर लो, जो मन करे, या मन करे तो सर H निकालना है, P मालूम है, साइन लगा लो, जितना मन करे कॉसेक लगा लो, जो भी करना है, ठीक है। तो आइए फिर से वापस से नाउ सेम ट्रायंगल में नाउ क्या sin 60 डिग्री इज इक्वल टू P बाई H। तो सर आपका P हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हो गया सर आपका CD। sin 60 इज √3 बाई 2, BC है सर आपका अगेन 3.7, CD आपको नहीं मालूम, निकालना है। आंसर आ गया। यहां से अगर सर मैं आपसे पूछूं कि CD कितना है, तो CD हो जाएगा सर आपका 3.7 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3। वैल्यू पुट कर लीजिएगा यहां से और कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ऊपर हो जाएगा 7.4, नीचे हो जाएगा कितना बोला था लेने के लिए 1.73। इसको आप सॉल्व कर लेंगे सर, ये आंसर आ जाएगा। मैं आंसर यहाँ पे बता देता हूँ कितना आया है। ये आया है सर 3.7 बाई √3 का आंसर आ रहा है 2.14 मीटर, ठीक है। और इसका आंसर आ रहा है सर 4.28 मीटर, ये आप निकाल लीजिएगा। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 कैसे है आइए देखते हैं। एग्जाम्पल 3 कह रहा है सर आपसे An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये AB जो है ये क्या है मेरा, ये चिमनी को रिप्रेजेंट कर रहा है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 28.5 मीटर दूर एक पॉइंट है जिसका मैं नाम दे देता हूँ सर C, और इस C पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है जिसका नाम दे दिया मैंने CD, और ऑब्जर्वर की हाइट खुद 1.5 मीटर है, ठीक है। आगे बोल रहा है आपसे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45। ऑब्जर्वर जो है अगर यहाँ से चिमनी के टॉप को देखती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाती है सर 45 डिग्री, नो प्रॉब्लम। आगे व्हाट इज द हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब आपको इस केस में AB बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे सर, आइए समझते हैं। आप यहाँ पे लिख देंगे क्या कि हियर AB क्या रिप्रेजेंट करना है, AB इज द हाइट ऑफ चिमनी, ठीक है। और जो आपका CD है वो क्या है सर, वो है ऑब्जर्वर, ठीक है। ऑब्जर्वर है कितना है 1.5 मीटर। निकालना क्या है आपको AB, ये जो AB है ना इसी की वैल्यू को पता लगाना है। अब देखिए इसमें समझने वाली बात ये है कि अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5 है, कोई इशू नहीं है, ठीक है सर। ये भी 1.5 हो गया। आइए चलते हैं। तो मैं पूछूं, अच्छा दूसरी चीज, अगर ये 28.5 है तो ये भी 28.5 है, कोई इशू नहीं है। मतलब CB और इसका अगर मैं नाम कुछ दे देता हूं E दे देता हूं, तो समझने वाली बात यह है कि BC और DE की वैल्यू सेम है, ठीक। अगर जरूरत पड़ी तो आप यूज करेंगे। आइए इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल ADE क्या देख रहे हैं सर आप देख रहे हैं tan 45 डिग्री इज इक्वल टू सर tan 45 कितना है AE अपॉन DE,
tan 45 इज 1, AE आपको नहीं पता। बात करूं सर DE कितना है, तो सर DE उतना ही है जितना BC है, तो मैं इसके जगह क्या ले सकता हूं, BC। कोई परेशानी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। यहां से क्या आ गया, AE इज इक्वल टू BC, AE इज इक्वल टू BC। ठीक है, और BC किसके बराबर है सर, BC बराबर है 28.5 के, तो मैं लिखूंगा AE आ गया मेरा 28.5 मीटर, नो प्रॉब्लम। आगे मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कितना है सर, हाइट ऑफ द टावर है AB। सो हाइट ऑफ द टावर विच इज कंप्लीट AB। अब ये AB किसके किसके बराबर है सर, AE प्लस BE, AE प्लस BE। अब AE जो है वो आपने जस्ट निकाला है कितना, 28.5, तो ये हो गया सर आपका 28.5। और BE किसके बराबर है सर, BE बराबर है CD के। ठीक है, CD 1.5 और BE CD सब बराबर है, तो BE की जगह आप लिख सकते हैं 1.5। इसका मतलब वो चिमनी हो गया कितना, 30 मीटर उसकी हाइट हो गई चिमनी की। दैट्स इट। ठीक है, एग्जाम्पल्स बेसिक बेसिक हैं अभी शुरू करने के लिए, आगे भी ऐसा ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें बहुत डिफिकल्ट सवाल आने वाला है। चलिए, मैंने पहले ही कहा आपको अगर मैथ्स वाली इंग्लिश आती है तो ये चैप्टर में आप कहीं रुकेंगे नहीं। आइए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है सर, जरा समझने की कोशिश करिए। एग्जाम्पल 4 कह रहा है, कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है सर, एक बिल्डिंग है, मान लीजिए AB है, कितनी हाइट है इसकी, 10 मीटर, और कह रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए C है। यहाँ से अगर मैं इसके टॉप को देखता हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सर 30 डिग्री, नो प्रॉब्लम। कह रहा अ फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट P इज 45। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे P मेंशन है, तो हम अपने मन से कोई और पॉइंट अज्यूम नहीं करेंगे। क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि अगर इसी के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगा दिया जाए, जिसको मैंने नाम दे दिया सपोज करिए सर C, और अब उसी पॉइंट P से मैं बिल्डिंग के टॉप को ना देख के मैं अगर इस फ्लैग स्टाफ के टॉप को देखता हूं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो अब मेरा बनता है नाउ इज 45। कोई प्रॉब्लम नहीं है। A से B तक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ये कोई बिल्डिंग है। ठीक है, और C से A क्या है, ये आपका एक फ्लैग स्टाफ है। ठीक है, बिल्डिंग के ऊपर झंडा फहराया जा रहा है। आगे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि AC की वैल्यू मुझे मालूम करनी है। ठीक है, दूसरा क्या है सर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। चलिए, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, यानी कि आपको PB भी निकालना है। और आपसे इसमें फिर से कह रहा है कि टेक √3 इज 1.73, 732 कह रहा लेने को। आइए यहां पे आप लिख दीजिए क्या चीज कि हियर AB क्या है, AB इज हाइट ऑफ बिल्डिंग विच इज 10 मीटर। AC क्या है सर, AC रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यहाँ लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ जो कि निकालना है। और सर PB क्या है, PB है आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड द बिल्डिंग, या कह लीजिए बेस ऑफ द बिल्डिंग या फुट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, दैट इज PB एंड दैट इज क्वेश्चन मार्क, ये मुझे निकालना है। आइए, दो ट्रायंगल दिख रहा है, दोनों में बारी बारी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं, देखिए कितना इजीली निकल के आता है। 30 वाले ट्रायंगल का नाम है सर ABP, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल APB क्या चीज, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जा रही है सर, tan 30 डिग्री आ रही है P/B, AB अपॉन PB। और सर tan 30 आपका होता कितना है, 1/√3। AB की वैल्यू 10 मीटर। ठीक है सर, PB की वैल्यू आपको नहीं मालूम, PB आप निकाल दीजिए यहाँ से, तो आपका PB कितना आ जाएगा सर, PB इज इक्वल टू 10√3 मीटर। क्योंकि क्वेश्चन में √3 लेने को कहा गया है, तो हम उस वैल्यू को लेंगे 1.732।
तो ये हो गया सर 10 इंटू 1.732। अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट कर जाएगा एंड दैट इज 17.3 क्या चीज़ मीटर। और ये पी बी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द पॉइंट पी। एक चीज़ तो निकल गया। दूसरा सर इन ट्राइंगल, कौन सा, अब बड़े वाले ट्राइंगल का नाम जिसमें 45 बन रहा है, क्या चीज़ उसका नाम है, उसका नाम है PBC। इन ट्राइंगल PBC अगर आप tan 45 लगाएं सर तो tan 45 डिग्री अगेन P बाई बी यानी कि BC अपॉन PB। सर tan 45 होता है 1 यानी कि BC आपको नहीं मालूम, और सर PB आपने निकाला है यहाँ पर कितना 17.32। तो यहाँ से BC कितना आ गया सर, BC आ गया आपका 17.32। आपको तो निकालना था क्या, आपको निकालना था सर AC। आपको क्या निकालना था, AC। ठीक है, AC कितना होगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो अगर आप फिगर को देखेंगे तो आप कह सकते हैं क्या कि दिस AC इज टोटल BC माइनस AB। ठीक है ना, तो जो AC है दैट इज टोटल विच इज BC माइनस दिस पार्ट विच इज AB। सर इसकी वैल्यू आपने 17.32 निकाली है, ठीक है, और AB की वैल्यू 10 आपको गिवन है, तो यह आंसर आ गया 7.32 मीटर। दैट्स इट। तो ये हो गई सर लेंथ या हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ AC, और PB हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड द बिल्डिंग। समझ रहे हैं, इतना सिंपल है सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना अब आ गया सर, एग्जाम्पल नंबर 5। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, बंद तो नहीं हुआ? इट्स गोइंग ऑन, थैंक यू। चलिए आइए एग्जाम्पल 5 देखते हैं क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 5 कह रहा है सर आपसे द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। ये क्वेश्चन ठीक है सिर्फ लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो, अगर आप लैंग्वेज में कंफ्यूज ना होते हैं तब। कह रहा है द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। देखो क्वेश्चन समझो, मान लो क्या है, शैडो ऑफ अ टावर। मान लीजिए सर आपके पास एक टावर है, उसका नाम है AB। देखो इसका कुछ शैडो बनेगा, ये हो गया इसका शैडो, ये कौन, BC। ठीक है, कितने एंगल पे बनेगा वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं अभी, बस इतना समझ लीजिए कि इस एंगल पे जो भी शैडो बनेगा वो शैडो, और एक दूसरा दिया हुआ है, मान लीजिए क्या चीज, शैडो BD, ये बनेगा, इसका भी कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, वो भी मैं आपको नहीं बता रहा हूं। एक चीज इस क्वेश्चन में गिवन है, क्या कह रहा है कि ये जो शैडो बन रहा है ना, टोटल है BD, कह रहा है कि दिस शैडो BD इज 40 मीटर लॉन्गर देन दिस शैडो BC। बात को समझिएगा, यहां पे कुछ एंगल है, उस एंगल पे इस टावर की कुछ शैडो बन रही है जिसकी लेंथ है BC, और यहां पे कुछ एंगल है, इस एंगल पे इसी टावर की कुछ शैडो बन रही है, और ये जो शैडो है BD वो इस पहले वाले शैडो BC से 40 मीटर ज्यादा है, टोटल 40 नहीं है। मतलब मैं मान लूं अगर कि ये x मीटर लेंथ है शैडो की इस एंगल ऑफ एलिवेशन पर, जो कि अभी हम मेंशन करने वाले हैं, तो उस केस में जो DC है ना, सिर्फ DC 40 है, सिर्फ DC जो है वो 40 है। ठीक, क्योंकि इससे 40 मीटर एक्स्ट्रा। तो अगर मैं टोटल की बात करूं सर तो ये 40 प्लस x मीटर है। ठीक, अब यहां पे आइए वर्ड समझते हैं। कह रहा द एंगल ऑफ, कहां गया, कह रहा द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल रोड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, कब, when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree। कि देखो ये शैडो इस शैडो से 40 मीटर लॉन्गर तब है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, और पहले कितना था, 60 डिग्री था। यानी कि 60 डिग्री पे जो शैडो बन रहा था वो x मीटर, और 30 डिग्री पे जो शैडो बन रहा है दैट इज 40 प्लस x। और अगर किसी को 30 और 60 डिसाइड करने में कंफ्यूजन हो रहा है, अगर लैंग्वेज में वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, तो इसका कॉमन सेंस ये है
कि अगर आप किसी पॉइंट को देख रहे हैं और आप उस पॉइंट को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो जितना उसके क्लोज जाएंगे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, आपको गर्दन उठाना पड़ेगा देखने के लिए, राइट। तो जितना क्लोज जाएंगे आप बेस ऑफ दी किससे, टावर से, एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ज्यादा। इसका मतलब ज्यादा वाला जो है एंगल ऑफ एलिवेशन वो इधर आएगा, अगर जिसको समझने में दिक्कत है, अगर इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है तो। अदरवाइज अगर आप लैंग्वेज समझ गए, कह रहा द शैडो ऑफ अ टावर इज 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30, है ना, देन व्हेन इट वाज 60, कि 60 पे जो बना उससे 40 मीटर लॉन्गर बन रहा है जब 30 पे है। तो आपसे पूछा क्या है, सवाल में पूछा है सर आपसे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ए बी निकालना है। आइए करते हैं इसको, ठीक है सर। आप यहां लिख दीजिए कि हियर क्या ए बी क्या है, ये हाइट ऑफ ए बी इज हाइट ऑफ टावर, और यही आपको बताना है। दो ट्रायंगल बन रहा है 1 by 1 इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या देख रहे हैं आप इसमें, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P विच इज AB बाई B विच इज BC। वैल्यू पुट करिए, √3 की वैल्यू हो गई सर आपकी, कुछ नहीं पता, ना AB पता है ना BC पता है। AB को मैं रहने देता हूं और BC को मैंने क्या मान लिया है सर, x मान लिया। यहां से AB आ गया आपका x√3, रहने देते हैं। आइए दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन है, बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD। सो नाउ इन ट्रायंगल ABD क्या देख रहे हैं सर आप इसमें, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अगेन AB डिवाइडेड बाई BD, है ना, बेस क्या है यहाँ पे BD, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं सर, 1/√3 इज इक्वल टू कितना, AB अपॉन सर BD की वैल्यू कितनी है, BD है 40 प्लस x। नो प्रॉब्लम सर। यहां से अगर मैं AB की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, देखो दो ऑप्शन है, या तो यहां पे AB की वैल्यू पुट कर दो ये वाला उठा के, या मन करे तो यहां से AB निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां से AB की वैल्यू निकालूं, सो AB इज इक्वल टू कितना सर, 40 प्लस x अपॉन √3। ये दूसरी वैल्यू आ गई सर। अगर आप इसको 1 मानते हैं और इसको आप 2 मानते हैं, तो 1 और 2 से आपको क्या मिलता है, फ्रॉम 1 and 2 आप देख रहे हैं दोनों ही, अगर AB की वैल्यू उठा के पुट कर दे तो क्या मिलेगा सर, x√3 इज इक्वल टू 40 प्लस x अपॉन √3, दैट्स इट। सॉल्व करके x निकाल दीजिए आप, ठीक है। तो यहां से आ गया सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, √3 3 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 40 प्लस x इधर आके माइनस होगा, 2x इज इक्वल टू 40, तो x कितना हो जाएगा सर आपका 20 मीटर, ठीक। ये x आ गया आपका, ये जो देख रहे हैं आप, ये आ गया सर 20 मीटर। उस हिसाब से टोटल 60 है, वो अलग बात है, इसकी जरूरत नहीं है। हमें चाहिए हाइट ऑफ द टावर। हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है आपका, AB। तो देखिए आप जानते हैं इक्वेशन 1 से AB कितना है, x√3, है ना। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो सर 1 क्या है, AB इज इक्वल टू x√3, तो AB इज इक्वल टू x की वैल्यू आई है 20√3 मीटर, दैट्स इट। यही क्या है, हाइट ऑफ टावर। सिंपल। आगे बढ़ते हैं सर। और आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलता है एग्जांपल नंबर 6। क्या कहता है 6, एग्जांपल 6 कहता है सर, the angles of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-story building। आइए देखते हैं, यहां पे एक बहुत ऊंची बिल्डिंग है, ये कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये भी ठीक है, ये है आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और कुछ दूरी पर एक और बिल्डिंग है, मान लीजिए उसका नाम है CD, और इसकी लेंथ 8 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या कह रहा है, कह रहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर बिल्डिंग। अगर इस 8 मीटर हाइट की जो बिल्डिंग है, अगर इसके टॉप को देखें और इसके बॉटम को देखें, और कहां से देखें, बिल्डिंग से,
द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45। अगर इसके टॉप से इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है साहब? अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बनता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है सर आपका 30 डिग्री, ठीक है। और अगर इसी टॉप से इस 8 मीटर वाले बिल्डिंग के बॉटम को आप देखते हैं तो अब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है सर? आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 45 डिग्री, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक तो आपको ये ए बी पता लगाना है, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, आपको ये बी डी पता लगाना है। बात समझ में आ रही है? आइए पहले फिगर को थोड़ा सा ठीक करते हैं। देखिए अगर आप ये क्या है, ये जो लाइन है ये इसके बी डी के पैरेलल है, ठीक है। पहले तो सर आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, कर दिया ज्वाइन। इसका नाम दे दीजिए आप ए बी सी डी, इसका नाम दे दीजिए सर आप ई, ठीक। आपको समझना ये है कि जितना डी बी है उतना ही सी ई है, सिमिलरली जितना सी डी है उतना ही बी ई है। अब फिगर को अगर ठीक करें तो देखेंगे आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से आप ये देखेंगे कि ये z बन रहा है, यानी कि सर अगर आपका ये वाला पार्ट 30 है ना तो ये एंगल भी कितना होगा? 30। सिमिलरली अगर ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना हो गया सर आपका? 45, ठीक। आइए यहां पे थोड़ा सा लिख देते हैं क्या चीज कि हेयर जो पूरा का पूरा आपका ए बी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है सर। और ये जो आपका सी डी है ये क्या है? हाइट ऑफ अनदर बिल्डिंग। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये नॉर्मली कोई बिल्डिंग है, ठीक है। वो बहुत ऊंचा है, ये छोटा है। और सर ये भी समझना है कि जो सी डी है ना वो बीई के बराबर है। सी डी किसके बराबर है सर? बीई के। और ये किसके बराबर है? 8 मीटर के, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आइए ट्रायंगल लेते हैं अलग अलग। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल सर? अगर आप 30 वाला लें, इन ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई आप क्या देख रहे हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी, यानी कि ए अपॉन सी ई। आपको ना ए पता है ना सी पता है, तो एज इट इज छोड़ दीजिए। 1/√3 इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई। बहुत कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके, तो सी ई इज इक्वल टू √3AE। बस इतना आप रहने दीजिए। आइए दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं सर। दूसरे ट्रायंगल में आपको क्या मिल सकता है? दूसरे ट्रायंगल का नाम अगर ले ले 45 वाले का, इन ट्रायंगल ABD। सो इन ट्रायंगल ABD अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या मिलता है आपको? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P विच इज AB अपॉन में B विच इज BD। सर tan 45 1 हो गया, तो यहां से एक रिलेशन निकल के आता है कि AB और BD एक दूसरे के बराबर हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। AB और BD, देखिए क्वेश्चन में यही दो चीजें हैं जो निकालनी है, AB भी निकालना और BD भी। इसका मतलब कि आप दोनों में से कोई एक निकाल लीजिए, दोनों आपस में सेम है। अब देखिए हम करें क्या, ये समझिए। हेल्प के लिए आपके पास क्या क्या है? एक तो आपने देखा कि AB और BD बराबर है और यही BD CE के भी बराबर है, समझ रहे हैं ना? यानी कि तीन चीजें आपको हेल्प के लिए हैं। AB बराबर है BD के, वो बराबर है CE के, तीनों आपस में बराबर। और ये CD और BE बराबर। अब जो निकालना है निकालते हैं। हमें क्या चाहिए सर? AB। नाउ AB की अगर मैं बात करूं तो AB इज AE प्लस BE, AE प्लस BE। बहुत से बहुत आप ये कर सकते हैं कि CD 8 है तो BE 8 है, तो आप BE की जगह 8 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर देखिए दिक्कत क्या है, आप इस इक्वेशन को एक वेरिएबल में लाइए, क्योंकि एक इक्वेशन है आपके पास। एक इक्वेशन से एक अननोन निकालने की कोशिश करिए, तो इसमें से एक कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा दूसरे के टर्म्स में। तो आइए जरा देखते हैं, हेल्प लेते हैं।
सर ये जो ए बी आया है क्या वो बी डी के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। और सर वो जो बी डी है क्या वो सी ई के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। इसका ये मतलब नहीं हुआ क्या कि मैं ए बी की जगह सी ई लिख लूं, बिकॉज ए बी बराबर है बी डी के एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सी ई। तो मैंने क्या लिख लिया सर यहाँ पे? सी ई। तो सी ई इज इक्वल टू ए ई प्लस 8। बोलोगे ऐसा करने से अभी भी तो दो ही वेरिएबल रहा, फायदा क्या हुआ? सर फायदा अब होगा। सी ई की वैल्यू आप यहां निकाल के रेडी किए हैं √3 ए ई, तो सी ई की जगह रख देंगे √3 ए ई इज इक्वल टू ए ई प्लस 8। अब आपको फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? दिख रहा है आपको, पूरा का पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल में बन गया। अब यहां से ए ई जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। सर ए ई कितना होगा? ए इधर लाके माइनस करिए, √3 ए ई माइनस ए ई इज इक्वल टू 8। यहां से अगर मैं ए ई कॉमन ले लूं सर, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, आइए। तो सर आपका ए ई हो गया 8 अपॉन √3 माइनस 1। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 8 इंटू √3 प्लस 1। नीचे हो जाएगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। 3 माइनस 1 इज 2। 2 से इसको कैंसिल करेंगे सर, आंसर आएगा 4। इसका मतलब आपने निकाल लिया क्या चीज? ए ई की वैल्यू आ गई 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। नो प्रॉब्लम। क्या ये हमारे लिए यूजफुल है? आइए देखते हैं। सर आपको निकालना था ए बी। व्हाट इज ए बी? ए बी इज ए ई प्लस बी ई। ठीक है, तो आपको निकालना था ए बी। सो हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग which is AB, and that AB is AE plus BE. No problem. सर AE आप निकाले हुए हैं कितना? 4 इंटू √3 प्लस 1। और सर अगर मैं बात करूं BE की, तो BE उतना ही है जितना CD है, विच इज़ 8। तो मैं यहाँ रख दूंगा 8। अगर आप ध्यान से देखें दोनों में 4 कॉमन है, तो मैं 4 ले लूंगा कॉमन, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 एंड 4 2 ज़ा 8। यहाँ से आ जाएगा 2। तो कितना आ गया सर? 4 एंड 1 प्लस 2 इज 3। 3 प्लस √3, दैट इज द आंसर। किसका सर? ये है हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ए बी। पहला आंसर आ गया 4 टाइम्स 3 प्लस √3। और दूसरा क्या निकालना था? बी डी। और आप यहाँ देखिए ए बी और बी डी दोनों बराबर है, इसलिए डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग यानी कि बी डी जो है वो भी उतना ही है जितना ए बी है। तो दैट इज ऑल्सो। एंड अगर मैं पूछूं सर बी डी कितना है, तो बी डी इज ऑल्सो 4 इंटू 3 प्लस √3 मीटर, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी डी। ये आप निकाल के बैठे हुए हैं। तो सर डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स या डिस्टेंस ऑफ दी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 7। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 7? आइए समझते हैं। देखिए कह रहा है ब्रिज है। ब्रिज कुछ ऐसा दिख रहा है, मान लीजिए ये ब्रिज है आपका, ठीक है। और ब्रिज के नीचे जो है यहां से रिवर फ्लो कर रहा है। आप इमेजिन कर पा रहे हैं? ये इस तरह से ब्रिज है और ब्रिज के नीचे से रिवर फ्लो कर रहा है, ठीक है। आइए समझते हैं। कह रहा है कि अगर आप ब्रिज के ऊपर किसी पॉइंट को ले लें, कह रहा है अगर इस ब्रिज के ऊपर पॉइंट P से क्या देखते हैं आप, इस रिवर के एक एंड को, रिवर के एक बैंक को देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो बनता है 30 डिग्री। और अगर उसी पॉइंट से इस रिवर के दूसरे किनारे को, दूसरे बैंक को देखते हैं, तो सर जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है दैट इज 45 डिग्री। और ये भी कह रहा है कि रिवर के लेवल से ब्रिज की जो हाइट है दैट इज 3 मीटर। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब
बैंक के रिवर के दोनों किनारों की लंबाई, उसी को कहेंगे विड्थ ऑफ द रिवर। सर इसको मैंने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C। ठीक है, अगर ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 यहाँ पर है तो Z की प्रॉपर्टी से सर ये भी 30 हो गया, और अगर ये 45 है तो Z की प्रॉपर्टी से सर ये भी 45 हो गया। हमें बेसिकली यहाँ पर AC बताना है। ठीक है, तो आइए आप लिखेंगे हियर क्या चीज AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, विड्थ ऑफ, क्या है सर, विड्थ ऑफ द रिवर, और वही चीज जो है वो हमें फाइंड करना है। 1 by 1 इन ट्राइंगल ABP, इन ट्राइंगल ABP क्या मिल रहा है हमें, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी कि सर PB अपॉन में AB। कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू पुट करते हैं 1/√3। अब देखिए PB गिवन है, PB इज 3 मीटर अपॉन में AB, तो सर यहाँ से AB कितना आ गया आपका, AB इज 3/√3 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, नाउ इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन है सर, PBC। इस ट्राइंगल में क्या मिल रहा है आपको, tan 45 इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी कि सर मिल रहा है आपको PB अपॉन BC। समझ रहे हैं? अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल हो गया ये। PB अगेन 3, BC आपको नहीं पता, यहां से सर BC आ गया आपका 3 मीटर। अब जरा देखिए, आपने AB निकाल लिया और आपने BC निकाल लिया, तो AC नहीं निकल जाएगा क्या? सो width of the river, that is AC, ये AC किसके बराबर है सर, AB प्लस BC, और करिए कुछ भी मत, दोनों वैल्यू आपको निकली हुई मिली हुई हैं, तो ये कितने हो गए सर, 3√3 प्लस का 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, √3 + 1 मीटर। कुछ भी रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रूट वाला एक्सप्रेशन कहाँ पे है, ये आपको न्यूमरेटर में है, तो कुछ भी रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया 3 × √3 + 1 मीटर। रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, बंद तो नहीं हुआ। ऑलराइट, परफेक्ट, ऊपर तक आ रहा है, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका एग्जाम्पल खत्म होता है। ठीक, अगर हम आगे बढ़े तो अब एक्सरसाइज शुरू होता है। आइए हम शुरू करते हैं 9.1, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्या है पहला क्वेश्चन? कह रहा, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, ओके, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। देखो, एक पोल है, आप उसका नाम दे दीजिए AB, और एक रस्सी है जिसको क्या किया गया है, पोल के टॉप से टाइटली बांधा गया है, और कोई सर्कस का आर्टिस्ट है वो इसके ऊपर चढ़ रहा है। आगे, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground, कि रस्सी का एक एंड पोल के टॉप से और दूसरा एंड जो है जमीन पे कहीं इसको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। ठीक, ये हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, इसका नाम दे दिया C। ठीक है सर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, AB बताना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, ये रोप जो है ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है सर, दैट इज 30 डिग्री, दैट्स इट। अच्छा, फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। ठीक, ये फिगर दिया हुआ था और कह रहा था कि ये आपका कितना मीटर है सर, 20 मीटर। आ जाइए, तो हियर क्या चीज, AB इज क्या चीज, हाइट ऑफ द पोल विच इज क्या चीज, वी हैव टू फाइंड, और दूसरा AC इज लेंथ ऑफ द रोप, जो कि कितना है सर, गिवन है 20 मीटर। सो इन ट्राइंगल ABC क्या लगा दें सर, हाइपोटेन्यूज गिवन है, P निकाल देना है, आप लगा दीजिए साइन। इन ट्राइंगल ABC साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन में H
हाफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20, 2 से ये हो गया 10, तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। चलिए शुरू है, 4-5 सवाल तो ऐसे ही है बेसिक, लेकिन करना सब है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आप लोगों को अपना। कह रहा है ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्री है, मान लेते हैं सर इसका नाम ए बी, और ये है आपका ट्री। अब ये जो ट्री है ऊपर से कहीं से टूट के गिरता है, इसका कुछ पार्ट टूट के गिरता है, और जो ब्रोकन पार्ट है वो जमीन पे आके ऐसे टच करता है कहीं, ठीक है। चलिए इसका नाम दे दिया हमने सी, इसका नाम दे दिया सर हमने डी। बस यहाँ पर एक ही बात समझने लायक है, वो ये है सर कि ये जितना हिस्सा टूट के गिरा है ना, ये वही आकर जमीन पर टच किया है। मतलब अगर मैं बात करूं किसकी, एडी की, है ना, ये जो एडी है और ये जो डीसी है ये दोनों आपस में बराबर है, बस आपको ये समझना है, ठीक। क्योंकि ये वही पार्ट है जो टूट के गिरा है। अगर मैं इसको वापस से उठा दूं तो ये है वो ट्री, कंप्लीट लेंथ ए बी, ठीक है। तो आपसे कह रहा है सर द ब्रोकन पार्ट टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30। इस तरह से ये जमीन पे आके गिर रहा है, ट्री का टॉप पार्ट गिर के, ताकि जमीन के साथ वो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। कि ट्री का जो फुट है वहां से लेकर वो पॉइंट जहां पे ट्री का टॉप गिर के टच करता है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है सर दैट इज 8 मीटर। नो प्रॉब्लम। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको बताना है सर ए बी कितना होगा। आइए तो आप यहाँ पे दिखा दीजिए क्या चीज़, कि आपका जो ए बी है हेयर, ए बी इज इक्वल टू, ए बी क्या है सर, हाइट ऑफ, ए बी इज हाइट ऑफ ट्री, और वो निकालना है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पर जो ए डी है जो कि ब्रोकन पार्ट है वो उतना ही है जितना सी डी है, ठीक है। आइए निकालते हैं सर। सो इसमें अगर आ जाए हम तो देखिए यहाँ पर बेस गिवन है, P निकाल लेते हैं पहले, tan लगा लो। सो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD क्या देख रहे हैं आप कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, यानी कि BD अपॉन BC, BD अपॉन BC। 1/√3 की वैल्यू जो है वो हो गया सर BD आपको नहीं मालूम, एंड व्हाट इज योर BC, योर BC इज 8। तो सर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तो आपका BD कितना आ जा रहा है, 8 अपॉन में √3। रहने देते हैं इसको, ठीक। ये हो गया BD, ये BD निकाल लिया आपने। अब बात करते हैं क्या चीज़, अब ज़रा देखो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, ये चीज़ तो ऑलरेडी मालूम चल गया है, और ये पता लगाना है, आप PH लगा सकते हो, आप BH लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप BH लगा लेते हैं। नाउ cos 30 डिग्री की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो cos होता है सर B अपॉन H, यानी कि BC अपॉन CD। cos 30 कितना हो गया सर, √3/2। BC कितना हो गया सर, 8, और CD पता लगाना है आपको। तो CD यहां से हो गया आपका 16 अपॉन में √3। नो प्रॉब्लम। सर ये जो CD आया है ये वही तो है जितना AD है, CD और AD बराबर तो है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ और क्या चीज़, AD इज इक्वल टू 16/√3, 16/√3 मीटर। अब देखिए ज़रा, आपने BD भी फाइंड कर लिया और AD भी फाइंड कर लिया, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो क्या हाइट ऑफ ट्री निकल जाएगा, AB नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। सो क्या चीज़ सर, हाइट ऑफ the tree that is AB किसके बराबर है सर, AD प्लस BD। और देखिए दोनों की वैल्यू आपके पास बनी बनाई है। AD इज 16/√3, 16/√3, और ये कितना है सर, 8/√3। ऐड करने में भी आसानी, रीज़न डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ गया सर 24 अपॉन √3।
अगर इसको आप रेशनलाइज कर दें, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 3 हो गया और 3 से कट के 8 हो गया। सो आंसर इज 8/√3 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री इज 8/√3 मीटर। ठीक है सर, ये था आपका, देख लीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, 2 स्लाइड्स बनाने हैं, किसी को काम मिला है ये करने को, बच्चों को खेलने के लिए स्लाइड्स बनाने हैं। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30। कह रहा है कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए ऐसा स्लाइड बनाना है जिसकी हाइट ज़मीन से कितना हो 1.5 और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो सर 30। आगे बोल रहा है आपसे, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। बड़े बच्चों के लिए कह रही है कि इस तरह से बनाना है कि अब थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा क्या हो, शार्प हो जाए, स्टीप हो जाए, तो हाइट को ऊंचा करना पड़ेगा। कह रहा है कि ज़मीन से ये 3 मीटर ऊंचा और एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना 60 डिग्री। सर इसका नाम दे देता हूँ ट्रायंगल ABC, इसका नाम दे देता हूँ ट्रायंगल PQR। क्या पूछा गया क्वेश्चन में? पूछा गया है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ठीक है सर, कि ये स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए जब 1.5 मीटर ज़मीन से ऊंचा और 30 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर, और इस स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए जब ये ग्राउंड से 3 मीटर ऊंचा है 60 डिग्री के इंक्लाइनेशन पर। कितना फालतू सवाल आ गया ना। ठीक है, P और H साइन लगा दो, कहानी खत्म। इन ट्राइंगल ABC क्या चीज सर, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू PAB अपॉन में HAC। साइन 30 इज हाफ, AB इज 1.5, आपको निकालना है AC। सर AC आ गया 3 मीटर। मतलब इस स्लाइड की, इस केस में स्लाइड की लेंथ होनी चाहिए 3। इसमें सर इन ट्राइंगल PQR क्या देख रहे हैं आप, साइन 60 इज इक्वल टू अगेन P विच इज PQ एंड H विच इज PR। √3/2 की वैल्यू हो गई सर 3 अपॉन में PR। तो सर यहाँ से PR आपका हो गया 6/√3। √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, देखिए √3 3 हो गया और 3 2 6 हो गया। इसका मतलब इस केस में होना चाहिए कितना, स्लाइड की लेंथ होनी चाहिए 2√3 मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 कहता है सर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर। देखो एक टावर है, नाम दे दिया मैंने AB। इसके फुट से 30 मीटर दूर जाके एक पॉइंट लेता हूं मैं, मान लीजिए C, और जब यहां से मैं इस टावर के टॉप को देखता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30। तो आपसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो इन ट्राइंगल ABC क्या सी सर, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन में B 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन 30। तो सर यहाँ से AB कितना आ गया, AB आ गया 30 अपॉन में √3। इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से डिवाइड, √3 3 हो जाएगा। आंसर आ गया सर कितना, AB इज इक्वल टू 10√3 मीटर। बेसिक सवाल है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, जमीन से 60 मीटर ऊंचा। ठीक है सर, ये एक काइट है। आगे कह रहा है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। काइट जब आप ऐसे उड़ाते हैं ना, तो जनरली वो क्या चीज़, ऐसा लगता है जैसे हाइपोटेन्यूज है, इस तरह से जाता है। ठीक है, तो कह रहा है जो उसकी स्ट्रिंग है वो उसको ला करके कहीं ऐसे ज़मीन पर बांध दिया गया, टाइट कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया।
द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60, और ग्राउंड के साथ जो स्ट्रिंग की इंक्लाइनेशन है दैट इज कितना, 60। आगे कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। जाहिर सी बात है, कह रहा है कि इस जो स्ट्रिंग है, जो धागा है, जो मांझा है, उसकी लेंथ बताइए और ये अज्यूम करिए कि इसमें कोई स्लैक नहीं है, मतलब ये लचीला नहीं है, ये इस तरह से नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है। रियल लाइफ में क्या होता है, जब आप पतंग उड़ा रहे होते हैं तो जो वो स्ट्रिंग जो आपके हाथ के बिल्कुल क्लोज होता है वो थोड़ा सा लूज होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ा कर्व हो सकता है, मुड़ा हो सकता है ना, क्योंकि ट्रायंगल लाइन सेगमेंट से बनता है। तो कह रहा अज्यूम करिए कि बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई उसमें लचीलापन नहीं है, कहीं से कर्व नहीं है, मुड़ा नहीं है। तो क्या बोल रहा है सर आपसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आइए इधर P और H साइन थीटा। सो इन ट्रायंगल ABC साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू P विच इज AB एंड H विच इज AC अंडर रूट 3/2 की वैल्यू हो गई सर 60 अपॉन में AC। ठीक है, तो AC हो गया सर आपका 120 अपॉन रूट 3। इसको जल्दी से रेशनलाइज कर दीजिए, ये दोनों हो गए 3 4 12। सो स्ट्रिंग की लेंथ हो गई सर 40√3 मीटर। रूट 3 की वैल्यू जहां पे नहीं कुछ कहेगा हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अगेन बेसिक सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सर आपसे, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सर ये एक बिल्डिंग है, नाम दे दीजिए AB। कुछ डिस्टेंस पर एक बॉय खड़ा है जिसका नाम दे दिया मैंने CD। इसकी हाइट है 1.5 मीटर। आगे कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। समझिए प्लीज, अगर ये पर्सन, ये चाइल्ड क्या करता है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखता है तो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, नो प्रॉब्लम, कुछ बनेगा। लेकिन ये बच्चा क्या करता है, यहाँ पे रेस्ट में नहीं है, वो उस बिल्डिंग के टॉप को देखते हुए बिल्डिंग को अप्रोच कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है। यानी कि एट सम टाइम, एट सम मोमेंट, अभी तो वो पॉइंट डी पर खड़ा है, ठीक है, और अपने आइज से देख रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बन रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते अब कहीं मान लीजिए यहाँ पर आ गया, पॉइंट ई पर आ गया, ठीक, ये पर्सन पॉइंट ई पे आ गया, तो जाहिर है ये एंगल ऑफ एलिवेशन आइज से बनेगा। तो ये रहा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ऑब्वियसली जब क्लोज जाएंगे तो आपको अपना नेक उठाना पड़ेगा उस चीज को देखने के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो रहा है। तो कह रहा है कि 30 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर मैं कहूं कि वो बॉय कहाँ पे था, डी पर था, तब जब सी उसका जो आईज है, ये तो फीट है उसके, यहाँ से देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, देखते हुए बढ़ता है तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया। तो आपको बताना कि आखिर वो कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा ताकि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 से 60 हो गया। और कुछ गिवन है क्वेश्चन में, ये 1.5 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है 30 मीटर टॉल, यानी कि सर ए से बी की जो लेंथ है दैट इज 30 मीटर। ठीक है, आइए समझते हैं, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। कैसे करेंगे सर, आइए समझते हैं। 1 by 1 ट्रायंगल लेते हैं। अब इसमें समझने वाली बात है कि जितना CD है उतना ही सपोज करिए आपका EF है, और उतना ही सपोज करिए सर इसका नाम कुछ G, उतना ही आपका BG है, और इन तीनों की लेंथ 1.5 है। दूसरी चीज कि अगर ये पूरी बिल्डिंग 30 है और ये वाला पार्ट GB कितना है सर, 1.5 मीटर है, इसका मतलब कि टोटल में से इसको हटा दो तो सिर्फ इतना हिस्सा कितना है सर, दैट इज 28.5 मीटर। बात समझ गए, सिंपल। आइए थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं क्या क्या है यहाँ पे, सिंबल्स आपके क्या क्या कौन रिप्रेजेंट कर रही है। AB क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग या टावर, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। AB इज हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड। आगे बढ़ते हैं, नहीं दैट इज 30, दैट इज कितना है सर, 30। ठीक, ऐसे ही सर CD बराबर है
EF के, और वो बराबर है सर GB के, और ये सब बराबर हैं किसके? 1.5 मीटर के। ऑल्सो जो आपका AG है, ओनली दिस पार्ट, दैट AG इज टोटल AB माइनस GB, AB माइनस GB। ये सारी इंफॉर्मेशन दिखा दीजिए आप पहले ही। तो 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, यानी कि सर ये जो आपका AG है दैट इज 28.5 मीटर। नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं दो ट्रायंगल को 1 बाई 1। आइए तो जरा देखते हैं पहला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है जब आप 60 बना रहे हैं। इन ट्रायंगल AFG, तो इन ट्रायंगल AFG क्या चीज? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, AG अपॉन FG। वैल्यू पुट करिए जरा। √3, सर AG की वैल्यू कितनी है? 28.5। FG कितना है सर? FG आपको नहीं पता, नो प्रॉब्लम, ठीक। यहां से अगर मैं बात करूं कि आपका FG कितना आया, तो आपका FG आया सर 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। आप चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि 28.5 जो है वो 3 से कट जाएगा, लेकिन नो प्रॉब्लम, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, रहने देते हैं एज इट इज, ठीक है। दूसरा क्या है सर? दूसरा ट्रायंगल जरा लीजिए 30 डिग्री वाला, उसका नाम है ACG। नाउ इन ट्रायंगल ACG क्या देख रहे हैं आप? tan 30 डिग्री अगेन P अपॉन B, तो सर ये हो गया आपका AG अपॉन CG, AG अपॉन CG 1 बाई √3। AG की वैल्यू कितनी है सर? AG अगेन 28.5। बात करूं मैं CG की, तो सर CG कितना है? CG आपका है CF प्लस FG, और याद रहे आपको क्या निकालना है? यही CF निकालना है, बिकॉज CF और DE बराबर है और हमें पता लगाना है कि वो बॉय कितना आगे चला, मतलब D से E तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, विच इज DE, और DE किसके बराबर है? CF। तो आपको यही CF निकालना है। देखो आसान है, FG की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ से भी FG निकाल लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके FG निकालने की कोशिश करते हैं। कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा CF प्लस FG इज इक्वल टू 28.5 √3, ठीक है। CF चाहिए आपको, ठीक है। CF कैसे मिलेगा जानते हैं? CF मिलेगा CG माइनस FG, या डायरेक्टली निकाल लीजिए, यहाँ पे FG की वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे ही CF निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है सर। आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, FG की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो यहाँ से CF हो जाएगा 28.5 √3 माइनस का FG, और सर FG के लिए बहुत दूर आपको नहीं भटकना है, यहाँ निकला हुआ है। तो CF हो गया सर आपका 28.5 √3 माइनस का, देखिए मैं इसीलिए इसको सॉल्व करने को कह रहा था, सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? काम बड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं इस वैल्यू को क्या कर दूं? रेशनलाइज कर दूं, है ना। ये 28.5 अपॉन √3 को अगर मैं थोड़ा सा रेशनलाइज कर दूं तो देखिए फ़ायदा क्या होगा। √3 हो जाएगा सर 3, और 3 से ये कट जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 9.5 टाइम्स में। इसका मतलब FG की वैल्यू आ गई सीधी 9.5 सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं, समझिए। अब आप FG उठाकर डायरेक्टली पुट कर दीजिए। फ्रैक्शन में रखते तो थोड़ा सा यहाँ पे LCM वगैरह लेना पड़ता, अब सिंपल वैल्यू आ गई 9.5 √3। इसका मतलब CF हो गया सर आपका। अब देखो आसान है, लाइक टर्म में इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 28.5 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 19 √3 मीटर। किसकी वैल्यू? CF की वैल्यू। मैं कह सकता हूं कि CF उतना ही है जितना DE है, और DE इज इक्वल टू 19 √3 मीटर। √3 की कोई वैल्यू नहीं है तो मैं इतना ही छोड़ दूंगा। अब ये DE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस। सो द डिस्टेंस वॉक्ड
towards the building is equal to 19√3 मीटर। ठीक है सर, ये रहा कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 7 कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, देखिए एक बिल्डिंग है जिसका नाम आपने दे दिया AB। इसकी हाइट गिवन है कितनी? 20 मीटर। इसके ऊपर एक और बिल्डिंग है, ठीक है सर, इसका नाम दे दिया आपने AC। इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया गया है। किसके ऊपर? बिल्डिंग के ऊपर, ट्रांसमिशन टावर। और अगर मैं कह रहा ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे खड़े हो करके ABCD देखता हूँ, किसको देखता हूँ मैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। देखो बात को समझो, टावर का बॉटम A है और बिल्डिंग का टॉप A है, यानी कि टावर का बॉटम, बिल्डिंग का टॉप एक ही पॉइंट है। तो कह रहा है किसको देखता हूं मैं? बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, तो कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ 20 मीटर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। तो कह रहा है बॉटम का देखता हूं तो कितना बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन 45, और टॉप को देखता हूं तो कितना बनता है? 60। क्या पूछा है आपसे? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब सर बोले तो पूरा का पूरा टावर, ट्रांसमिशन टावर AC निकालना है। ठीक है, तो ज़रा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए आप कौन क्या है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर here AB क्या है आपका? बिल्डिंग है ये, जो कितना है? 20 मीटर। AC क्या है? ट्रांसमिशन टावर है जो हमें निकालना है। दैट्स इट। ठीक है, आइए दो ट्रायंगल है आपके पास। 45 डिग्री वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD क्या देख रहे हैं आप? tan 45 डिग्री। फिगर कितना अजीब सा लग रहा है, डरावना सा लग रहा है, कुछ नहीं है। देखो tan 45 इज AB अपॉन BD। AB अपॉन, शुरू में ही कहा गया था, अगर आप लैंग्वेज समझ जाते हैं तो फिगर बना दिया ठीक ठीक, और फिगर बना दिया ठीक ठीक मतलब क्वेश्चन सॉल्व। AB अपॉन BD। सर tan 45 1 होता है, AB की वैल्यू है 20 और BD कितना है नहीं मालूम। यहाँ से BD निकल गया कितना? 20 मीटर। अब आइए ज़रा दूसरे ट्रायंगल में, 60 वाले ट्रायंगल, उसका नाम है BCD। नाउ इन ट्रायंगल BCD क्या देख रहे हैं आप? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P विच इज BC फॉर द बिगर ट्रायंगल एंड अगेन BD तो आपका सेम हुआ। अब सर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे √3, BC की वैल्यू कितनी है सर? BC को मैं लिख दूं क्या? AC प्लस AB। बिल्कुल लिख सकते हैं, AC प्लस AB। और सर मैं बोलूँ BD कितना है, तो आपने कैलकुलेट किया है 20। आ गया सर। और अच्छे से करेंगे तो AB आपका कितना है? AB 20 है, यानी कि AC प्लस 20 अपॉन 20। देखिए तो AC आ गया, यही AC आपको चाहिए था। एक इक्वेशन एक अननोन निकाल लीजिए, ये हो गया 20√3 इज इक्वल टू AC प्लस 20 ला के इधर माइनस कर लेंगे, 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू AC। यही आंसर है। ठीक है, चलिए 20 कॉमन ले लिया, √3 माइनस 1 मीटर इज इक्वल टू AC। दैट्स इट। AC मतलब हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर दैट इज कहाँ? फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग इज 20√3 माइनस 1। रेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में होता तो ज़रूर करते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ये कितना नंबर सवाल था? दैट वाज 7। आइए क्वेश्चन 8 की तरफ। क्या कहता है 8?
क्वेश्चन 8 कहता है, कैसे हो रहा है सवाल देख रहे हैं। अब थोड़ा सा यहां से सवाल थोड़ा सा अच्छा आएगा, बट ओवरऑल ये चैप्टर ही इजी है। कितना भी अच्छा आ जाए वो बस अगर आप पढ़ के फिगर बना दे रहे हैं तो कहानी खत्म। अभी तक और क्या किया मैंने, पढ़ के अगर ठीक ठीक फिगर बना दे रहा हूं तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। फिगर में अगर कोई मिस्टेक करूंगा क्वेश्चन अटक जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन उतना डिफिकल्ट आ नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। ठीक है, तो सर मान लीजिए यहाँ पर एक क्या है, पेडेस्टल है जिसका नाम आपने दे दिया AB। इसके ऊपर एक स्टैच्यू है, इसके ऊपर एक स्टैच्यू है। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है या हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। आगे कह रहा सर आपसे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60। कह रहा है कि अगर आप ABCD पॉइंट ग्राउंड पर किसी पॉइंट, लेट जैसे पॉइंट D, इससे क्या देखें आप, टॉप ऑफ द स्टैच्यू को देखें। अगर आप टॉप ऑफ द स्टैच्यू को देखें तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60। आगे कह रहा है सर, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अगेन पेडेस्टल का टॉप या स्टैच्यू का बॉटम एक ही है। कह रहा उसी पॉइंट से अगर आप पेडेस्टल के टॉप को देखें तो जाहिर अब एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा। कितना बन रहा है सर, 45। पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो अगर आप कहें तो मैं स्किप कर दूं, सेम है क्या, सेम है कि नहीं, हाइट ऊपर वाले की निकालनी, ऊपर या नीचे कोई फर्क इतना है कि इस बार नीचे वाला निकालना है। ऊपर वाला, पिछले वाले केस में नीचे वाला मालूम था, ऊपर वाला दिया था। इस केस में क्या हो रहा है, ऊपर वाला नोन है, नीचे वाला निकालना है। सेम दो ट्रायंगल लीजिए, एकदम कॉपी पेस्ट। ठीक है, आई होप ये आप कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर, क्वेश्चन 9 कह रहा है, एकदम सेम है इसलिए छोड़ दिया। आइए, क्वेश्चन 9 कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। समझिएगा, टॉप ऑफ, चलिए एक बिल्डिंग है। अब एक बात समझिए, अगर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा हूं तो जाहिर सी बात है वो चीज मेरे से ऊंचा है। ठीक है, तो कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, फुट से बन रहा है, कहां से, फुट ऑफ द टावर। ओके, is 30 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. चलिए मान लेते हैं सर ये आपका टावर है। AB को आपने क्या नाम दे दिया, ये टावर का नाम क्या दे दिया, AB। कितनी है इसकी लेंथ, 50 मीटर। अब कुछ दूरी पर मान लेते हैं BC दूरी पर एक बिल्डिंग है सर, उसका नाम दे दिया आपने CD। अब सवाल समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहे हैं जब आप, तो कितना है सर, is 30 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60। और अगर बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है सर, 60। नो प्रॉब्लम, सिंपल। क्या कह रहा है आपसे, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। आपको सर CD बताना है। ठीक है, चलिए आप क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए कि यहाँ पे आपने किसको क्या अज्यूम किया है। ठीक, तो हेयर क्या चीज, AB क्या है आपका, AB इज हाइट ऑफ द टावर दैट इज 50 मीटर एंड CD इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो कि आपको निकालना है। दैट्स इट, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आइए 1 बाई 1 30 वाले ट्रायंगल को लेते हैं सर। 30 में क्या बन रहा है, ट्रायंगल का नाम क्या है, BCD। सो इन ट्रायंगल BCD क्या देख रहे हैं आप, tan 30 डिग्री इज P अपॉन B, DC अपॉन BC, DC अपॉन
BC 1/√3 DC नहीं पता, BC नहीं पता, ओके छोड़ दीजिए ऐसे ही, DC अपॉन BC। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC की वैल्यू आ गई √3 DC, छोड़ देते हैं इसको। चलिए बड़े वाले ट्रायंगल में आइएगा, इन ट्रायंगल ABC, नाउ इन ट्रायंगल किसमें सर? बड़े वाले ट्रायंगल का नाम क्या है? ABC। नाउ इन ट्रायंगल ABC क्या देख रहे हैं आप? अगर इसमें बन रहा है 60, tan 60 इज AB अपॉन tan 60 इज AB अपॉन BC। सर tan 60 की वैल्यू पुट करिए, AB की वैल्यू पुट करिए, BC की वैल्यू पुट करिए, कहानी खत्म, आ गया आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया सर? 3DC इज 50। तो सर यहाँ से DC कितना आ गया? 50/3। आप चाहे फ्रैक्शन में छोड़ दें, आप चाहे इसको डेसिमल में लिख लें, ठीक है, 16 पॉइंट कितना 66 यही आ जाएगा, या चाहे आप इसको फ्रैक्शन में लिख लें 16 होल्स एंड 2/3 मीटर, यही है DC, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सिंपल था ये भी, बस क्वेश्चन समझना था कि जब बिल्डिंग के टावर के क्या कर रहे हैं, हम बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं और एक बार बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप को देख रहे हैं, दैट्स इट, क्लियर। आइए अब यहां पर सवाल ये है कि हमें कैसे पता रहेगा फिगर ड्रॉ करते वक्त कि कौन बड़ा बनाना है, टावर की बिल्डिंग? तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन बताएगा। हम अगर लोअर हाइट को देखेंगे ना, एक ऐसे पॉइंट को देखेंगे जो लोअर हाइट पर है, अगर दो हाइट्स हैं, दो डिफरेंट हाइट्स को देख रहे हैं, तो जो लोअर हाइट पर होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा। अगर मुझे यहां देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बनेगा, लेकिन और ऊंचा देखना है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा। तो दिख रहा था कि जब मैं टावर के टॉप को देख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60, इसका मतलब टावर ही ऊंचा है। 30 और 60 में ये देखिए कि किसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कम उसकी हाइट कम। तो सर बिल्डिंग के टॉप को देखने पर 30 बन रहा था, इसका मतलब बिल्डिंग को छोटा रिप्रेजेंट करना है, टावर को बड़ा करना है, ठीक है। ये कॉमन सेंस जरूरी है, कॉन्सेप्ट कहिए इसको, कॉमन सेंस तो कहिए मत। अगर कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते हैं तब आप इसको क्या करेंगे, कॉमन सेंस का नाम दे के रट्टा मारेंगे, जो कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। अब देखो दोनों की हाइट इक्वल है तो कोई इशू नहीं है। एक है सर आपका पहला पोल ले लीजिए AB, और कुछ तो डिस्टेंस होगा इनके बीच में, दूसरा पोल ले लीजिए सर आप CD, कोई दिक्कत नहीं है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। रोड है, रोड के एक किनारे पे एक पोल, दूसरे किनारे पे दूसरा पोल, रोड की कुछ विड्थ होगी जो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स हो जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30। अब देखो हाइट तो सेम है, एक होता है कि अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि दो डिफरेंट हाइट्स को देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम उसका होगा जो लोअर हाइट पे, ज्यादा उसका होगा जो क्या चीज हायर एल्टीट्यूड पर। लेकिन अब कह रहा है कि दोनों की हाइट सेम है फिर भी एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग है। ऐसा इसलिए कि हम अलग अलग पॉइंट से देख रहे हैं। मान लो यहां से देख रहे हैं तो जाहिर है दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन अलग बनेगा। अब किसका ज्यादा बनेगा? जैसे जैसे आप उसके क्लोज जाओगे, किसी बिल्डिंग किसी टावर को अप्रोच करोगे, आप उसका टॉप देखते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे हो, तो जैसे जैसे उसके बेस की तरफ अप्रोच कर रहे हो आप अपना गर्दन उठा रहे हो। तो जब आप इस पोल के क्लोज रहोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा, और जब आप पोल के क्लोज रहोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा, ठीक है। सो कह रहा है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड व्हिच इज 80 मीटर वाइड। रोड कितना दूर है, रोड के बीच में या दोनों टावर के बीच में कितना गैप है, 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, के रोड के बीच में एक पॉइंट है और उस पॉइंट से मैं दोनों को देख रहा हूं बारी बारी से। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 and 30। तो जाहिर है, अच्छा बिल्कुल सेंटर से देखोगे ना रोड के तो दोनों पे बराबर बनेगा, विच इज जो भी बने बराबर बनेगा, चाहे दोनों का 30 बने, चाहे दोनों का 40 बने, दोनों का 50, 60, 70 जो भी बने सेम बनेगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। मान लो इस पॉइंट का नाम है P, जहां से मैं देख रहा हूं, तो मुझे ना दो चीजें निकालनी है कि दोनों पोल की हाइट कितनी है। एक ही निकालूंगा क्योंकि दोनों सेम है, और आखिर वो पॉइंट पोल से कितना दूर है कि एक जब एक को देख रहा हूं तो कुछ और बन रहा है, एक को देख रहा हूं, जाहिर है वो मिड पॉइंट नहीं है। मिड पॉइंट कब होता है? जब दोनों पोल्स का एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होता, हाइट भी सेम और एंगल ऑफ एलिवेशन भी सेम, मतलब जाहिर है मैं बिल्कुल मिड पॉइंट से देख रहा हूं, है ना। तो बताना है कि ये पोल
ये पॉइंट दोनों पोल से कितना दूर है और एट द सेम टाइम पोल की हाइट कितनी है। आइए सर, तो आप लिखेंगे हियर क्या चीज, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये सब क्या है, हाइट ऑफ पोल्स। ठीक है सर, ये आपको पता लगाना है। और बी डी क्या है सर, डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स या विड्थ ऑफ रोड, कुछ भी कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन रोड एंड दैट इज 80 मीटर। ठीक, आपको पॉइंट अज्यूम कर लिया क्या, P। तो आइए, इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन रहा है, इन 60 वाले का नाम है CDP। इन ट्रायंगल CDP क्या देख रहे हैं आप, tan 60 डिग्री किसके बराबर, P अपॉन B, CD अपॉन DP, CD अपॉन DP √3। CD आपको नहीं मालूम। अब देखो ये टोटल 80 है, मैं मान लेता हूं कि ये x है, तो ये कितना हो जाएगा सर, टोटल 80 माइनस x, या मर्जी आपकी, इसको आप मान लो कितना, इसको x मान लो तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, मर्जी है। dp को सर मैंने नाम दे दिया x। ठीक है, तो यहां से cd आ गया क्या चीज, x निकाल लो यहां से, चलो cd निकालो, cd आ गया सर आपका x√3। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में आते हैं सर, इसका नाम क्या है, ABP। इन ट्रायंगल ABP क्या चीज, tan 30 डिग्री इज P अपॉन B, AB अपॉन BP। आइए वैल्यू पुट करते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू AB, अगेन मुझे नहीं मालूम, अपॉन में BP को मैंने 80 माइनस x रख दिया। अब देखो AB जो है मैं उसके जगह रख सकता हूं क्या चीज, CD। AB की जगह क्या रख सकता हूं मैं, AB की जगह रख सकता हूं CD। दो लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं कि जो AB है हमने उसको क्या रख दिया, CD, और ब्रैकेट में रीजन दे देंगे सिंस AB बराबर CD। अगले लाइन में क्या करिए सर, आप कुछ मत करिए, खाली CD की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। CD है आपका x√3 अपॉन में 80 माइनस x। ठीक है सर, साफ साफ लिख दीजिए इसको, 80 माइनस x। एक इक्वेशन एक अननोन, जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मान लेते हैं कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 80 माइनस x इज इक्वल टू 3x, माइनस x हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 80 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू आ गई सर 20 मीटर। ठीक, इसका मतलब दैट पॉइंट P इज क्या लिखेंगे, सो पहले तो निकाल लेते हैं कि वो पॉइंट P का है। अब देखिए हमने इसको x माना है, मतलब ये आ गया 20 मीटर, और इसको माना है 80 माइनस x, या मतलब 80 माइनस 20, ये आ गया 60 मीटर। तो मैं कह सकता हूं कि वो जो पॉइंट है ना, वो पॉइंट P किसी एक पोल से, या यूं कह लीजिए जिस एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बन रहा है उससे 20 मीटर दूर है, और वो उस पोल से जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है उससे 60 मीटर दूर है ना। तो आप लिखेंगे, सो द पॉइंट इज at a distance of 20 meter and 60 meter from the poles respectively। आप बता रहे हो कि एक पोल से 20 मीटर दूर है और एक पोल से 60 मीटर दूर है। अब पूछा गया था क्या कि हाइट ऑफ द टावर, यानी कि AB और CD। तो सर AB या CD कुछ भी निकाल लो। CD कितना है, x√3। CD कितना है, x√3। Now height of the pole is equal to, हमने अपने फिगर में AB से रिप्रेजेंट किया और CD से रिप्रेजेंट किया, और उसकी वैल्यू आई है x√3, और क्योंकि x आया है 20, therefore 20√3, और दोनों पोल की हाइट कैसी है सर, सेम, therefore दोनों की हाइट x√3। आगे बढ़ते हैं सर, ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये कितना था, 10। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या कहता है ये देखते हैं।
क्वेश्चन 11 कहता है सर अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है, वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द अदर। आइए समझते हैं क्या कह रहा है। ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, देखिए कैनाल है, ठीक है, उससे वाटर फ्लो कर रहा है, उसकी कुछ विड्थ होगी, तो कह रहा है उसके एक किनारे पर क्या है, अ टीवी टावर, वो एक टीवी टावर है और उसके दूसरे किनारे पर जो एक पॉइंट ले लिया मैंने, सपोज करिए P, कह रहा टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकल। इसका ये क्या है सर, आपका ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में आपने कह दिया ए बी टीवी टावर है जो कि किसी कैनाल के एक किनारे पर है। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। इस पॉइंट से अगर मैं देखता हूं इस टावर के टॉप को तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है सर, 60 डिग्री, ठीक। कह रहा फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। समझिएगा, एक और पॉइंट है, तो क्या वो पॉइंट ऐसे है, क्या वो पॉइंट ऐसे है, क्या वो पॉइंट नहीं, कह रहा है कि इस तरह से है, दो इंफॉर्मेशन है। अब देखो 20 मीटर दूर तो ये भी हो सकता है, तो क्या वो पॉइंट यहाँ है, नहीं, ये भी हो सकता है 20 मीटर दूर, तो क्या वो पॉइंट यहाँ है, नहीं। कह रहा है कि वो जो पॉइंट है वो इससे तो 20 मीटर दूर है बट इस तरह से है, मान लीजिए उसका नाम मैंने क्यू दे दिया, 20 मीटर दूर है बट इस तरह से है कि अगर इसको और इसको और इसको ज्वाइन करूं तो सब एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। आइए, अगर 20 मीटर यहां से देख रहा था तो कितना बन रहा था, 60। अब 20 मीटर दूर जाके जब देखता हूं मैं, तब क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो जाएगा, दूर से देख रहा हूं, ठीक है। जब दूर से आप किसी चीज को देखते हैं तो बहुत कंफर्टेबली देखते हैं, जितना पास जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा, आप अपना क्या करेंगे, एंगल बढ़ाएंगे, गर्दन ऊपर उठाएंगे। from another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30। अब कितना हो गया सर, ये 30 डिग्री कम हो गया, दूर से देख रहे हैं, आराम से देख पाएंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। और मैं मेहनत बेकार कर रहा था, यहाँ पे सारा फिगर बना हुआ है। चलिए, हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हाइट ऑफ द टावर यानी कि एक तो ए बी निकालना है और दूसरा क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। चलिए, तो हियर आपका जो ए बी है सर, दैट इज टावर एंड दैट इज कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। विड्थ ऑफ द कैनाल, आखिर वो कैनाल कितना चौड़ा है, कैनाल कितना चौड़ा है सर, आपको ये बताना है। आइए आप ले लीजिए क्या चीज, इन ट्राइंगल ए पी बी, अलग अलग ले लीजिए, इन ट्राइंगल ए पी बी। देखो बात को समझो, कैनाल की चौड़ाई ये नहीं है, क्योंकि दिया था 2 बैंक्स, 2 किनारे, एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, ठीक है ना। अगर मान लो मैं आपको समझाऊं, अगर मान लो ये जो है वाटर फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो उसकी विड्थ इतनी है, इतने विड्थ से पानी फ्लो कर रहा है। अब जैसे एक सड़क है मान लो, ठीक है, तो सड़क के एक किनारे पे एक टावर खड़ा है और दूसरे किनारे से मैं उसको देख रहा हूं, तो जहां से मैं देख रहा था ना पहली बार, वही दूसरा किनारा है, ठीक है। वो अलग बात है कि उस किनारे से 20 मीटर और दूर जाके मैं देखता हूं, तो वो विड्थ नहीं हुआ। विड्थ ऑफ द कैनाल सिर्फ ये है, बिकॉज वन बैंक ऑफ द कैनाल इज पॉइंट बी एंड अनदर बैंक ऑफ द कैनाल इज पॉइंट पी। दिस पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट P विच इज अनदर बैंक, दूसरा जो किनारा है, ठीक है ना। तो याद रहे आपको P भी निकालना है, ठीक। तो एक तो P भी यहाँ पे मेंशन कर दीजिए आप कि P भी क्या है सर, आपका P भी क्या है, विड्थ ऑफ दैट कैनाल, जो कि निकालना है। सो इन ट्राइंगल ए पी बी, चालू इन वीडियो देख लेने दो एक बार, चालू है, परफेक्ट। आइए सर, इन ट्राइंगल 1 by 1 इन ट्राइंगल ए पी बी क्या देख रहे हैं आप, अगर आप tan लगा दें, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B विच इज AB अपॉन BP, AB अपॉन BP। तो सर यहाँ से वैल्यू पुट करें आप, तो √3 की वैल्यू हो गई, AB नहीं मालूम और सर आपको BP मालूम है, वो भी नहीं मालूम, तो यहाँ से हो जाएगा AB इज इक्वल टू
BP√3। आइए दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं जिसमें 30 बन रहा है सर। इसमें क्या है, इन ट्रायंगल ABQ क्या देख रहे हैं आप, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन में B विच इज BQ। वैल्यू पुट करते हैं 1/√3 AB, अगेन आपको नहीं मालूम, BQ को लिख दूं क्या मैं, PQ प्लस PB, वैल्यू पुट करें जरा 1/√3, AB की जगह आप रख सकते हैं BP√3, कोई परेशानी नहीं है, BP√3, और सर PQ की जगह रख सकते हैं 20 एंड अगेन PB। एक इक्वेशन, एक अननोन, इजीली सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 20 प्लस PB इज इक्वल टू 3PB। PB उधर लेकर माइनस करेंगे तो 2PB हो जाएगा सर ये आपका, तो यहाँ से आपका PB आ गया 10 मीटर। PB क्या आ गया, 20/2 10। व्हाट इज PB? PB इज विड्थ ऑफ कैनाल। ठीक है, तो नीचे लिख दीजिए, कुछ नहीं करना यार। अगर आप फिगर बना ले रहे हैं ना ठीक, और फिगर तभी बनाएंगे जब आपका बेसिक इंग्लिश, बहुत ज़्यादा हाई क्लास इंग्लिश नहीं चाहिए। अगर ये बना लेते हैं तो फिर क्या रह गया, है ना, रूट से घबराना नहीं है। तो सर आपका PB क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, विड्थ ऑफ कैनाल। सो विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर। दूसरा क्या बताना था, AB जो कि टावर था, तो AB कितना है सर, BP√3। AB कितना है, BP√3। नाउ क्या, हाइट ऑफ टीवी टावर कितना है सर, AB है, और वो AB कितना है आपका, AB है BP√3, और BP कितना है सर आपका, BP है 10, तो ये आ गया 10√3 मीटर। तो AB यानी कि हाइट ऑफ द टीवी टावर इज 10√3। कितना नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 11। आइए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपसे, कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। आइए समझते हैं। अगेन हम कैसे पता लगाएं कि कब 45 किसका है या किसकी हाइट ज़्यादा है, तो ज़रा रफ में एक बार फिगर देखिए। पहले देखो 7 मीटर की बिल्डिंग है, मान लो इसका नाम देते हैं AB। अभी पता चल जाएगा फिगर गलत है कि सही है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता है, इसका तो 7 दिया है, अब दूसरी बिल्डिंग 7 से ज़्यादा है कि 7 से कम है, कैसे पता लगाएं। तो आप एक बार बना के ट्राई कर लीजिए, नहीं आएगा तो जस्ट रिवर्स कर लीजिएगा। मान लीजिए सर ये CD है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसके बेसिस पर बनाते हैं, ठीक है। ये है 7 मीटर। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60. ये आपका है क्या चीज सर, केबल टावर। और ये क्या है आपका, ये नॉर्मल एक बिल्डिंग है। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ, कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग which is 7 meter high, the angle of elevation of the top of a cable tower is found to be 60 and the angle of depression of its foot is 45। और यहीं से अगर आप किसको देखते हैं, इसके फुट को देखते हैं, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है सर, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री। नो प्रॉब्लम। डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, CD बताना है सर, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए अगर ये 45 है तो Z की प्रॉपर्टी से कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। और क्या बन रहा था, टॉप को देखने पे कितना बन रहा था सर, 60। टॉप को देखने पे कितना बन रहा था, 60, और डिप्रेशन कितना बना, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक। आइए चलते हैं, यहाँ पे फिगर एकदम करेक्ट बना हुआ है, तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए क्या चीज़, कि CD जो है, here CD is height of the cable tower, height of the cable tower जो कि निकालना है। और सर AB जो है
दैट इज हाइट ऑफ बिल्डिंग है ये, और सर ये गिवन है आपको 7 मीटर, और ये आपको निकालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। आइए वन बाय वन। इन ट्राइंगल, इसका नाम दे दो ABCD, इसका नाम दे दो E, ठीक है, इसका नाम दे दो E। सो इन ट्राइंगल ACE, आइए जरा, इन ट्राइंगल ACE क्या देख रहे हैं आप, tan 60 डिग्री लगा दो फटाफट, एंड दैट इज CE बाई AE। tan 60 इज √3, CE आपको नहीं पता, AE BD बराबर है, बट लेंथ तो खैर नहीं पता, तो वैसे ही छोड़ देता हूं अभी मैं इसको, ठीक है सर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, CE की वैल्यू √3 AE इतना रहने देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान के आप छोड़ दीजिए। आइए दूसरे ट्रायंगल में बढ़ते हैं जिसका नाम है इन ट्रायंगल, क्या चीज, ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, क्या देख रहे हैं आप इसमें, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B, AB अपॉन BD। सर ये तो 1 हो गया, AB इज 7, व्हाट इज BD नहीं पता, तो सर यहाँ से BD कितना आ गया, BD इज इक्वल टू 7 मीटर, कोई परेशानी नहीं है, वैसे भी मालूम है 45 है तो P और B बराबर। निकालना क्या है सर आपको, हाइट ऑफ द टावर, विच इज क्या चीज बोलिए ना, C एंड D। अब देखिए जितना AB है उतना ED है, दिस इज ऑल्सो 7 मीटर, तो 7 प्लस CE। अब CE कहाँ है मेरे पास, CE को निकाल लेते हैं, CE है सर √3 AE। अब देखिए जितना BD है ना उतना ही AE है, तो मैं BD की जगह सर ऐसे भी लिख सकता हूं कि AE इज इक्वल टू 7 मीटर, समझ रहे हैं ना आप, दोनों बराबर है, ठीक। अब जब AE आ चुका है तो मेरा CE भी मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम। सो क्या चीज, फ्रॉम वन मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरा CE है ना, दैट इज √3 AE, √3 AE, और AE कितना है 7, तो इसका मतलब 7√3। CE की वैल्यू आ गई सर, CE इज √3 AE, तो √3 और AE की वैल्यू निकाल के आप बैठे हुए हैं, कितना 7, तो 7√3। अब आपको चाहिए क्या, हाइट ऑफ द टावर CD, हाइट ऑफ द टावर CD। अब देखो CD कितना होगा, CD होगा CE प्लस DE, CE प्लस DE। सर CE निकाला आपने 7√3, और सर DE कितना है आपका, DE इज 7, सर आप ले लेंगे 7 कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर। इजी, समझ रहे हैं आप। दो ट्रायंगल लीजिए, दोनों में ट्रिगो लगाइए, एक दूसरे से इक्वेट करिए, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूज करिए, क्वेश्चन डन। ये था सर आपका 12। आइए 13, क्वेश्चन 13 क्या कहता है ये देखते हैं। 13 कह रहा है, पूरे क्वेश्चन में यही काम हो रहा है, हर क्वेश्चन में यही हो रहा है कि tan लगाइए, फिगर बनाइए, और क्या कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा कैलकुलेट, कहीं कहीं रूट आ रहा है, रेशनलाइज करने की भी ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में tan, लेकिन वो tan या साइन या कॉस तभी आपका यूजफुल होगा लगाना जब आप फिगर ठीक बनाएं, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन है, थैंकफुली ऑन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल से 75 मीटर ऊंचा एक आपका क्या है सर, लाइट हाउस है, ठीक है सर। हाइट कितनी है इसकी अगर मैं बोलूं तो पूरा ये 75 मीटर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर। कह रहा द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। अगर यहाँ पे कोई बंदा बैठ के दो शिप्स को देख रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पर शिप्स हैं, ठीक है ना, ABCD, तो क्या करता है वो, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो देखो जो शिप जितना नज़दीक होगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उतना ही ज़्यादा, ठीक है ना। अब देखो जब वो क्या कर रहा है, दूर वाले को देखेगा ना, बड़ी आसानी से देख पाएगा,
कितना कितना बन रहा है 30 एंड 45। आपको पता लगाना है कि भाई 30 किसके लिए बन रहा है। जब मैं यहाँ पे टॉप पे बैठ के, लाइट हाउस के टॉप पे बैठ के पहले शिप को देख रहा हूँ या दूसरे को जो उसके पीछे है, किसका बनेगा। ठीक है, तो देखो जब आप अपने छत पे खड़े हो दूर की चीज को देख रहे हो तो एकदम नॉर्मली देखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत कम। लेकिन जैसे जैसे वो आपके घर के नीचे आएगा क्या करोगे आप, ऐसे झुक के देखोगे उसको। बात समझ रहे हो। तो सर ये वाला 30 डिग्री और ये वाला कितना बन रहा है 45। अब देखो दूसरे तरह से इसको कैसे वेरीफाई करोगे। अगर z की प्रॉपर्टी लगाएंगे ना सर तो ये हो गया 30 और z की प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें दिस ये 45। ठीक है ना। ऑब्वियसली 45 टावर से ज़्यादा क्लोज है, टावर के टॉप को मैं यहाँ से देखूंगा तो बड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है। अच्छा, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। ये वही क्वेश्चन नहीं हो गया बॉय वाला कि बॉय जब यहाँ पे खड़े होकर टॉप को देख रहा था तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बन रहा था, फिर वो चलते चलते आगे बढ़ा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और हो गया, बढ़ गया ऑब्वियसली। तो पूछा था कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सेम वही क्वेश्चन हुआ कि नहीं। यहाँ पर डिप्रेशन के फॉर्म में दे दिया है, कोई इश्यू नहीं है, सेम क्वेश्चन है। मैं चाह रहा हूँ इसको भी स्किप कर देने के लिए। चलिए करते हैं इसको, तो कर देता हूँ वरना ये उतना एकदम सेम है। सर क्वेश्चन 13, आइए दो ट्राइंगल है मेरे पास, लीजिए जरा 45 वाले को। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या देख रहे हैं सर आप, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B AB अपॉन, ठीक है, BC। ये 45 है 1, AB सर है आपका 75, तो यहाँ से आपका BC भी कितना आ गया 75 मीटर। दूसरा इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD क्या देख रहे हैं सर आप, tan 30 डिग्री इज P अपॉन AB अपॉन B विच इज BD। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो ये मत समझिएगा इसको बगैर समझाया जा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है इसलिए, है ना। सो 1/√3 भाई डिप्रेशन दिया भी है तो क्या है, अल्टीमेटली हम बनाते तो एलिवेशन ही है। अब जैसे ही बनाया सेम क्वेश्चन हो गया ये। 1/√3 AB कितना है सर आपका, अगेन 75। मैं पूछूं BD कितना है तो सर आप BD को बोलेंगे DC प्लस CB। क्या बोलेंगे, DC प्लस CB। और सर आपका ये CB या BC जो कह लीजिए यहाँ पे गिवन है, रख दीजिए वैल्यू। 1/√3 इज इक्वल टू DC आपको नहीं मालूम और सर ये CB यहाँ निकला हुआ है 75। क्या मुश्किल है, एक इक्वेशन एक अननोन, सॉल्व कर दो यहाँ से। DC प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3। तो DC कितना हो जाएगा, 75 उधर जाके माइनस होगा, 75√3 माइनस का 75 कॉमन ले लीजिए 75, तो ये हो जाएगा सर आपका √3 माइनस 1, दैट इज DC। DC था क्या हमारा, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हाउ इजी, क्या करना है इसमें, रेशनलाइज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई गेस इसका आंसर रेशनलाइज करके दिया होगा। अब देखो वहाँ सपना तो नहीं आएगा ना आपको एग्जाम हॉल में रेशनलाइज करने के लिए। रेशनलाइज करना कब कंपलसरी हो जाता है, जब डिनोमिनेटर में रूट वाले कुछ एक्सप्रेशंस हो। यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, मर्जी आपकी है, करना चाहो कर सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, दोनों सही है। लिखोगे सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है सर आपके पास कितना, 14 क्या कहता है, कह रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो यहाँ पे अजम्पशन है, बलून जनरली जरूरी नहीं कि ऐसे मूव करे, बलून ऐसे मूव करता है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि मान लीजिए कि बलून हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, अजम्पशन है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब कह रहा है कि बलून जो है वो ग्राउंड लेवल से कितना दूर है सर, कितना ऊंचा है, 88.2 मीटर। और एक छोटी बच्ची यहां पे खड़ी है, इसकी हाइट कितनी है, 1.2 मीटर। ये इस बलून को देखती है, तो जब इस बलून को देख रही है ये, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बनाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन बलून को जब देख रही है तो बलून वहां पे रुक के इसका वेट नहीं करेगा ना, जब ये देख रही है और बलून एट द सेम टाइम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव किए जा रहा है, कुछ सेकंड के बाद बलून आगे बढ़ चुका होगा।
अब कह रही है कि इसी बलून को जब वो दोबारा देखती है ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ और, मतलब बलून कुछ आगे बढ़ चुका है, बलून कहीं आगे जा चुका है। आइए समझते हैं इसको। लड़की नहीं बढ़ रही है, लड़की अपने जगह पे खड़ी है, बलून आगे बढ़ गया। ठीक है, मतलब अब ये बलून यहां ना रहे कि आप ये कह लीजिए कि कहीं इधर आ गया, जैसे कह रहा है दिस। ठीक है, ओके 30 एंड 60। तो जब यहां से देख रही थी तो कितना बन रहा, कह रहा है एंगल ऑफ, फिगर यहां पे दिया हुआ है, कोई इशू नहीं है। कह रहा है कि जब देख रही थी यहां से खड़े होके ना तो एंगल ऑफ एलिवेशन उसका बन रहा था 60 डिग्री। लेकिन बलून थोड़ी देर के बाद उससे दूर चला जाता है और दूर जाने के बाद अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कुछ घट जाता है, जाहिर है दूर चला गया। अब ये लड़की अगर इस बलून को देखती है ना तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा पहले से कम हो गया क्योंकि बलून उससे दूर जा चुका है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना सर, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मूव करेगा इसका मतलब कि आप इसकी हाइट ले लें या इसकी हाइट ले लें, दोनों ही सेम रहेगा 88.2 मीटर। ठीक है, नाम देते हैं ज़रा, A B C, इसका नाम दो D E F G, इतने सारे नाम दे दो। देखो अगर ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा। अभी टोटल 88.2 है, उसमें से 1.2 तो उस बच्चे की हाइट है, तो सिर्फ ये कितना होगा, अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 माइनस 1.2, 87 मीटर। कहाँ तक, AC तक। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा है आपसे, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। अगेन सेम क्वेश्चन है, मैं कहूँगा पूछिए कैसे। वही बात हो गई, इस बार क्या है, पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया भाई। ठीक है, पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया। इस बार शिप भी तो मूव कर रहा था, है ना, शिप मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर रेस्ट में था, एक जगह खड़े होकर देख रहा था। इस बार क्या है, इस बार ऑब्जर्वर क्या है, यहां भी रेस्ट में है और वो बलून मूव कर रहा है। एक ही क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी कॉपी पेस्ट हो गया। इसको भी चाहूं तो मैं स्किप कर सकता हूं, लेकिन पता नहीं कहीं फिगर वगैरह देख के आप लोग डर जाएं कि ये खतरनाक क्वेश्चन है फालतू सा। आइए सर, इन ट्रायंगल ACG, इन ट्रायंगल ACG, आइए जरा ACG, देखो ACG में ये वाला ट्रायंगल ACG, दिस सर, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, नजदीक है, अभी ऑब्जर्वर से नजदीक है ना, दूर जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनेगा। ठीक, तो इन ट्रायंगल ACG tan 60 डिग्री SP अपॉन B, AC अपॉन CG, AC अपॉन CG। सर tan 60 आपका √3 है, AC हो गया या ये हो गया, मान लो इसका भी नाम हमने कुछ दे दिया, G तक ले चुके, H है ना, AC ले लो, EH ले लो, सब के सब क्या है सर, ये सब के सब 87 है ना। सो AC इज 87, व्हाट अबाउट CG, नहीं मालूम। तो सर यहाँ से CG कितना हो गया, आपका CG हो गया 87 बाई √3। इसको रेशनलाइज कर लो क्योंकि ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, √3 3 से हो गया सर ये 29। तो CG की वैल्यू आ गई 29√3 मीटर। ठीक है, आपको बताना है क्या चीज, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बलून। इसका मतलब सर कि बलून मान लीजिए पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया। ठीक, A से E पर आ गया या B से D पर आ गया, एक ही बात है, आपको BD बताना है। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बलून ही है ना, हाँ, फाइंड द डिस्टेंस मूव, ये BD बताना है सर। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है सर। 30 वाले का नाम है G। ठीक है, ये ट्रायंगल कहाँ तक जाएगा, GE और ये दिस ट्रायंगल, ठीक से देख लीजिए, ये रेड ट्रायंगल, दिस एंड ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसमें बन रहा है 30 इन ट्रायंगल GEH। तो सर इन ट्रायंगल GEH क्या देख रहे हैं आप, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या सी साहब, EH अपॉन GH, EH अपॉन GH 1 बाई √3 इज इक्वल टू,
EH अगेन EH AC सबके सब एक ही हैं 87। GH आपको नहीं मालूम, रहने देते हैं सर। यहां से GH आ गया कितना 87√3 मीटर। कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सर, ये पूरी बड़ी वाली लेंथ GH आ गई और ये GC छोटी वाली आ गई। सर अगर मैं जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपका G है, ये आपका C है और ये आपका H है। अगर मैं GH में से CG घटा दूं तो मेरा CH नहीं आ जाएगा। डिस्टेंस मूव्ड बाय द बलून AE CH BD कुछ भी निकाल दो, ठीक है। सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बलून कितना है? बलून A से E पर आ गया, मतलब AE, और मैं उस AE को चाहूं तो CH लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है, इक्वल टू CH। और जो CH है ना सर, दिस CH इज GH, बड़े वाले में से इस CG को माइनस कर देता हूं, ये बच जाएगा। तो ये हो जाएगा सर GH माइनस GC। सर GH की वैल्यू 87√3, इसकी वैल्यू 29√3। माइनस कर दीजिए, लाइक टर्म्स हैं, इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 58 आएगा ना, 58√3 मीटर। दैट्स इट, यही है डिस्टेंस मूव्ड बाय द बलून। बात समझ गए? चलिए आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है समझने की कोशिश करिए। आइए 15 कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ओके कि सर एक टावर है और एक सीधी सी सड़क है जो टावर की तरफ जा रही है। A man is standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression 30। एक पर्सन यहां से खड़ा होकर जब एक कार को देखता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना बनता है सर? 30 डिग्री। नो प्रॉब्लम। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। कि ये कार रुकी तो है नहीं, जब उसने देखा तो एक सेकेंड के लिए, मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए कार वहीं पर होगी, उसके बाद तो आगे बढ़ती जाएगी कंटिन्यूअसली। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60। अब जैसे कहने का मतलब एक कार यहाँ रुकी तो नहीं होगी। देखा गया 6 सेकेंड बाद कार किसी और पॉइंट पे पहुंच गई। इस तरह, मान लीजिए उस पॉइंट का नाम हमने डी ले लिया, इस तरह से कि जब उस कार को वो अब देखता है दोबारा, तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कितना हो गया? 60। ये कितना हो गया? 60। बात समझ रहे? तो आपसे पूछा गया है, अच्छा टाइम लगा है सी से डी तक आने में 6 सेकेंड। पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द क्या चीज? टावर। समझिए, कह रहा है कि एक पर्सन यहां से देखता है, कार यहां पर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बन रहा है। 6 सेकेंड के बाद कार जो है डी पर पहुंच गई और सी से डी तक जो पहुंची है एक यूनिफॉर्म स्पीड से पहुंची। यूनिफॉर्म स्पीड यहां पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हो रहा है कि थ्रू आउट दी क्या है जर्नी, उसकी स्पीड सेम है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। तो कह रहा है कि अगर उसी स्पीड से चलती रहे तो अगर सी से डी तक 6 सेकंड में आई है तो डी से बी तक यानी कि फुट ऑफ द टावर तक कितने सेकंड में पहुंच जाएगी, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है सर, ठीक है। पहले तो ये हो जाएगा कि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, ये 30 है अगर, तो ये 30 और ये 60। अब देखो हमें क्या करना है, CD और DB अपना टारगेट सेट कर लो। CD और DB के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। लेट्स जस्ट से कि अगर DB CD का डबल है, तो सर अगर डबल है तो टाइम भी डबल लगेगा क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर यहां से यहां तक 6 सेकंड में पहुंची है तो D से B तक 12 सेकंड में पहुंचेगी। लेट्स जस्ट से कि DB इसका 3 टाइम्स है तो टाइम भी 3 टाइम्स लगेगा। अगर C से D तक 6 सेकंड लगा तो D से B तक 18 सेकंड लगेगा। या ये भी हो सकता है कि DB इज हाफ ऑफ CD, फिगर पे मत जाइएगा, ठीक है। DB है मान लो इसका आधा, तो सर टाइम भी आधा लगेगा। अगर यहां से यहां तक 6 तो यहां से यहां तक 3 हो सकता है। DB इसका 1/3 हो, 1/4 हो, 1/5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि और कोई इंटीग्रल वैल्यू आपके पास नहीं है, कोई इंटीजर के टर्म में 10, 20, 30 कुछ भी गिवन नहीं है, तो आपको CD और DB के बीच में एक रिलेशन निकालना है और वहां से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, कहानी खत्म। आइए
करते हैं एक्सरसाइज का चैप्टर का आखिरी सवाल। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD क्या देख रहे हैं सर आप? tan 60 is P which is AB and B which is BD। वैल्यू पुट करते हैं। tan 60 is √3, ना AB पता है ना BD पता है, रहने देते हैं, कुछ नहीं मालूम। तो यहाँ से AB कितना आ गया? अगर AB निकालने की कोशिश करूँ तो AB आ जाएगा √3BD। इसको इक्वेशन 1 मान के ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरे में जाते हैं 30 वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC क्या देख रहे हैं आप? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू P विच इज AB एंड B विच इज BC। ठीक है सर। 1/√3 AB फिर से आपको नहीं मालूम, BC को तोड़ के लिख सकते हैं आप CD प्लस BD, CD प्लस BD। आइए जरा, हमें CD और BD के अलावा सब कुछ एलिमिनेट कर देना है। तो मैं क्या करूंगा? AB की जगह रख दूंगा √3BD। क्या रख दूंगा? √3BD। सो लिखेंगे फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा सर? 1/√3 की वैल्यू हो जाएगी AB अपॉन CD प्लस BD। नहीं, सेम तो नहीं रखेंगे ना। AB की जगह क्या रख देंगे सर आप? AB की जगह रख देंगे √3, AB की जगह रख देंगे √3BD। सो √3BD अपॉन में क्या चीज? CD प्लस BD। देखो, अब बोलोगे कि एक इक्वेशन से दो अननोन कहाँ सॉल्व होगा? ऑब्वियसली सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं निकालनी है, निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ इंटीजर हमारे पास है ही नहीं, कुछ लेंथ, कुछ डिस्टेंस, कुछ नहीं मालूम। तो हमें बस CD और BD के बीच में रिलेशन चाहिए। जब एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल हो तो रिलेशन ही निकल सकता है, उसकी वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में नहीं आ सकती। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD प्लस BD किसके बराबर सर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये BD उधर जाके माइनस कर लेंगे तो CD इज इक्वल टू 3BD माइनस BD इज 2BD। लीजिए, आ गया रिलेशन, CD और BD में रिलेशन आ गया। और मैं कह सकता हूं कि BD इज CD/2। क्या देख रहे हैं आप कि ये जो BD है ना, ये जो BD है वो CD का हाफ है। ठीक है, फिगर पे नहीं जाएंगे, जो ड्रॉ किया गया वो रैंडम फिगर ड्रॉ किया गया। ठीक है, BD हाफ है CD का इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। BD CD से आधा है तो टाइम भी आधा लगेगा। दैट्स इट। अब क्या लिखोगे आप? गिवन क्या चीज? टाइम टेकन। अब थोड़ा वर्ड लिखना पड़ेगा, इससे बचने की कोशिश मत करना। टाइम टेकन टू रीच D फ्रॉम C, टू रीच D फ्रॉम C इज इक्वल टू 6 सेकेंड, कि भैया C से D तक जाने में 6 सेकेंड। एंड ऑल्सो द स्पीड इज यूनिफॉर्म। यही तो मेन पॉइंट है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगा तो कहने को आधा है, अगर स्पीड स्लो कर दिया तो मान लो यहाँ 6 सेकेंड लिया है और स्पीड इतना कम कर दे कि कम डिस्टेंस जाने में भी ज्यादा टाइम लग जाए, कोई गारंटी थोड़ी है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, मान लीजिए सर कि ये 20 किलोमीटर है, ये कितना है? 20, और ये है मान लीजिए आधा है 10, तो 20 किलोमीटर एक एग्जांपल लेता हूँ। 20 किलोमीटर जाने में अगर मुझे सपोज करिए 8 मिनट लगते हैं, तो उस हिसाब से अगर सेम स्पीड रखूं तब 10 किलोमीटर जाने में 4 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड 20 से 5 कर दूं तो यही 10 किलोमीटर जाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, डबल टाइम लग जाएगा। इसीलिए स्पीड यूनिफॉर्म है तभी आप डायरेक्टली हाफ कर पाएंगे कि हाँ डिस्टेंस हाफ तो टाइम भी हाफ, डिस्टेंस डबल तो टाइम भी डबल। स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं लिख रहा हूं कि टाइम टेकन टू रीच D फ्रॉम C या टू कवर CD, कुछ भी लिख सकते हैं, इज 6 सेकेंड। एंड ऑल्सो द स्पीड इज यूनिफॉर्म, देयरफॉर टाइम टेकन, अब कह रहा है यहां से फुट तक, टाइम टेकन टू रीच B फ्रॉम D विल बी 6/2 यानी कि 3 सेकेंड। दैट्स इट, चैप्टर खत्म। यही था इसमें। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली आखिरी तक, तो आपको मालूम चल गया होगा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ की पॉइंट यही था कि हम क्या करें, गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से सही फिगर बनाने की कोशिश करें। और कुछ क्वेश्चन में थोड़े कैलकुलेशंस हैं, लेकिन बहुत खतरनाक ट्रिग्नोमेट्री वाले कोई प्रूव करो या ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है,
चलिए, थैंक यू सो मच आखिरी तक वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम आगे प्रोसीड करेंगे सर्कल, ठीक है। थैंक यू सो मच।